बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो जुड़वा बहनें टीना और मीना अपनी माँ कावेरी के साथ रहा करती थी। टीना और मीना कहने के लिए तो जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। क्योंकि जहाँ मीना परियों की तरह सुंदर थी, उसके सुनहरे लंबे घने बाल, रंग दूध की तरह सफेद, नीली नीली बड़ी बड़ी आंखें, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ टीना सांवली थी, जिस वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक तरफ मीना की तारीफ करते करते नहीं थकते थे, तो दूसरी तरफ टीना का मजाक उड़ाते उड़ाते नहीं थकते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें पड़ोस में सरिता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाती हैं। वहां जाने के बाद टीना को देखते ही सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सरिता बहन, यह कावेरी की दोनों जुड़वा बेटियां हैं ना, टीना और मीना। देखो तो, कहने के लिए जुड़वा, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। एक इतनी ज्यादा सुंदर तो दूसरी कितनी ज्यादा बदसूरत, काली कलूटी, एक उजाला तो दूसरी काली रात, अंधेरा ही हो जाए। औरतें हो लड़कियां हो, सब टीना को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी मीना के पास सरिता की बेटी सोनी आती है और वह मीना से कहती है, अरे यार मीना, तुझे भी क्या जरूरत थी इस काली कलूटी को यहाँ पर लेकर आने की। पूरी पार्टी में ग्रहण लगा दिया, मनहूसियत से फैला दी। मैं तो सिर्फ तुझसे दोस्ती रखती हूँ, तेरी इस काली कलूटी बहन से नहीं। यहाँ पर क्यों लेकर आई है मेरे जन्मदिन पार्टी में? यार, इसे यहाँ से भगा दे, मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो तुझे पता है ना। सोनी यार, मैं भी कहाँ पसंद करती हूँ इस काली कलूटी को। मैं तो इसे अपने साथ कहीं लेकर भी जाना पसंद नहीं करती। जब भी इसे अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ, मेरी तो बहुत इंसल्ट होती है। शर्मिंदगी से मेरा सर नीचे झुक जाता है। लेकिन क्या तुम मेरी मम्मी के स्वभाव के बारे में नहीं जानती? अगर इसे कहीं अपने साथ नहीं लेकर जाती तो वे मेरी बहुत पिटाई करती है। बस पिटाई से बचने की वजह से इस काली कलूटी को अपने साथ रखती हूँ। देख मीना यार, अगर तू इस काली कलूटी का पीछा नहीं छोड़ सकती तो सॉरी यार, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तू भी मेरी पार्टी को छोड़कर इस काली कलूटी के साथ जा सकती है। क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं और जब वो इस काली कलूटी के बारे में पूछेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। ऐसा कहकर सोनी टीना के साथ मीना को भी अपने जन्मदिन पार्टी से भगा देती है। यह देखकर मीना आग बबूला हो जाती है और गुस्से में तिनतिनाकर घर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, अब आप चाहे मेरी कितनी भी पिटाई करो, चाहे मुझे घर से निकाल दो, लेकिन अब मैं इस काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, उसे अपने साथ नहीं रखूंगी। आप जानती हो आज इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। सोनी ने मुझे अपनी पार्टी से सबके सामने धक्के मार के निकाला है, सिर्फ इस काली कलूटी की वजह से। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी, अगर आप मुझे इसके साथ वहाँ नहीं भेजती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती। मम्मी, आपको क्या मिलता है मेरी इंसल्ट कराने में? मीना, इन सब में तो मुझे तुम्हारी इंसल्ट होते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रही। पार्टी में सब औरतें तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हो रही थी, तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी, तुम्हारे सुंदर बालों की, तुम्हारी नीली नीली आंखों की। अगर किसी की इंसल्ट हो रही थी तो वो सिर्फ मैं थी। सब मुझे काली कलूटी, अमावस की रात, काली बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकार रहे थे। और मीना, तुम जानती हो, जब वह सब लड़कियां, औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था? तुम जानती हो, जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? लोगों को दूसरों के अंदर कमियां निकालकर, उन्हें नीचा दिखाकर आखिर मिलता क्या है? हाँ टीना की बच्ची काली कलूटी, सुंदरता ही सब कुछ होती है। सुंदर लोग ही सबको पसंद आते हैं, बस सूरत लोग किसी को पसंद नहीं आते, जैसे कि तो किसी को पसंद नहीं आती। मीना, तुम गलत हो। इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए। अगर वह दिल से काला है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं। मैं अपनी टीना बेटी का दिल बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बेटी बहुत सुंदर है क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा सुंदर है, हमेशा दूसरों की मदद करती है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। और मीना, जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस बात को समझ लो कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। समझ आ रही है? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कावेरी वहां से चली जाती है और ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन कावेरी के पास उसकी बहन का फोन आता है। तभी वह दौड़ी दौड़ी अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है,
तुम दोनों समय पर तैयार रहना। अभी जमुना दीदी का फोन आया था, वह बता रही थी इतने सालों से जो राजमहल बंद था, अब उसकी रानी विदेश से अपने बेटे के साथ वापस आ रही हैं और वह बहुत बड़ी पार्टी भी दे रही हैं। उन्होंने सभी को इनवाइट किया है, शाम को जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ऐसा कहकर कावेरी वहां से चली जाती है और दोनों बहनें शाम की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए अपने रूम में जाती हैं। तभी हंसते हुए मीना टीना से कहती है काली कलूटी, काली बंदरिया, एक बार तो अपनी शक्ल आईने में तो देख। यह रेड लिपस्टिक लगाकर तो कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही है, और वैसे भी तो कितनी भी अच्छी लिपस्टिक लगा ले, कितने भी अच्छे से तैयार हो जा, लेकिन लगेगी तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही जैसी है, बदसूरत की बदसूरत। मेरी तरह सुंदर नहीं हो जाएगी। अभी देख, मैंने मेकअप भी नहीं किया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, ड्रेसअप भी नहीं की, फिर भी कितने ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वैसे मैं तुझे फ्री में एक एडवाइस दूं, अगर मेरी बात माने तो। हाँ मीना, बताओ तुम मुझे क्या एडवाइस देना चाहती हो? देखिए, तो तू अच्छी तरह से जानती है कि तू काली कलूटी बदसूरत है, तुझे देखना कोई पसंद नहीं करता, बल्कि तेरे ऊपर सब हंसते हैं, तेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। अगर तू चाहती है कि पार्टी में तेरा कोई मजाक ना उड़ाए, सब तेरे ऊपर ना हंसे, तो मेरी बात मान, तो पार्टी में जाना कैंसिल कर दे। क्योंकि तूने कुछ दिन पहले देखा ही था, सोनी के बर्थडे पार्टी में सब तेरे ऊपर कितना हंस रहे थे। मैं तो बस तेरे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये पार्टी वगैरह बदसूरत लोगों के लिए नहीं होती, सिर्फ सुंदर लोगों के लिए होती है, जैसे कि मैं सुंदर हूँ। मीना, कुछ भी कहो, लेकिन आज तुमने बिल्कुल 100% बात बिल्कुल सही कही है। मेरी वजह से तुम्हारी और माँ की बहुत इंसल्ट होगी और सब मेरा मजाक भी उड़ाएंगे, और जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, तो मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। टीना के इतना कहते ही मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में जाने लगती है। कावेरी टीना से पूछती है तो वह बुखार आने का बहाना दे देती है और घर में अकेली रुक जाती है। अपनी माँ और बहन के पार्टी में जाने के बाद टीना खुद को आईने में देखकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। आज मैं अपने रंग रूप की वजह से इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई। सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, बस मुझे छोड़कर। अगर मैं भी सुंदर होती, काली नहीं होती, तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, मेरे ऊपर हंसता नहीं, तो कितना अच्छा होता। मगर ऐसा नहीं है, हकीकत ये नहीं है। मैं काली हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मगर क्या मुझ जैसी लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या मुझे पार्टी शादी में जाने का कोई अधिकार नहीं? मैं खुश नहीं रह सकती। मुझे दुखी करने में, मुझे नीचे दिखाने में आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है? वो मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? ऐसा कहकर टीना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी टीना को बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। टीना तुरंत बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत रो रही थी। तभी टीना उनसे कहती है, अरे अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? आखिर क्या परेशानी है? बेटा, मैं इस गांव की नहीं हूँ, आँखों से थोड़ी कमजोर हूँ, चलती चलती रास्ता भटक गई, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? जी बिल्कुल अम्मा जी, मैं आपको आपके घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगी, चलिए। ऐसा कहकर टीना उस बूढ़ी औरत के साथ चलने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी खरगोश मिलता है, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए, एक खरगोश बहुत ज्यादा जख्मी है, मैं उसकी मदद कर आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को पेड़ के नीचे बिठा देती है और खुद उस खरगोश के पास जाती है और आसपास के पेड़ से जड़ी बूटियां लेकर उस खरगोश के जख्मों पे लगा देती है। वह खरगोश कुछ ही देर में पहले से बेहतर हो जाता है। टीना खरगोश की मदद करके अम्मा के साथ थोड़ी दूर और चलती है तो टीना को एक सूखा पेड़ नजर आता है और उसके आसपास गंदगी भी बहुत ज्यादा थी, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी माफ करना, लेकिन बस थोड़ी देर और। यहाँ पर सभी पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन एक पेड़ सूखा हुआ है, लगता है काफी समय से इसने पानी नहीं पिया और उसके आसपास भी गंदगी बहुत है। बस मैं उस पेड़ को पानी पिलाकर और उसकी सफाई कर अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को एक जगह पर बैठा देती है और नदी से पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पेट भरकर पानी पिलाती है और उसके बाद उसके आसपास की सफाई भी करती है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो टीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जो टीना के साथ अम्मा थी वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती हैं। टीना, तुम बहुत अच्छी हो,
सच में तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है। मैं हमेशा परीलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हूँ और ऐसे ही हमेशा की तरह आज भी आ रही थी। तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनी। तुम अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमारे परीलोक का नियम है, हम कभी भी किसी लालची और बुरे इंसान की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और एक बुढ़िया के रूप में आकर तुमसे मदद मांगी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। कैसे तुमने खरगोश की मदद की, सूखे पेड़ को पानी पिलाया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आओ मेरे साथ चलो, मेरे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास। ऐसा कहकर परी टीना को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास ले जाती है, जहाँ पर एक तरफ जादुई सोने की लिपस्टिक बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की लिपस्टिक बह रही थी। तभी परी दोनों जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक में से एक एक जादुई लिपस्टिक टीना को देती है और उससे कहती है, टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओ और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओ और उसके बाद देखना जो जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी की जादुई लिपस्टिक से कमाल होगा। परी के ऐसे कहने पर टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और देखते ही देखते टीना बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान से कोई सुंदर परी उतरी हो। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर टीना बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई मेरे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, सब मुझसे दोस्ती करेंगे। मैं शादी पार्टी में भी जाऊंगी, दोस्त बनाऊंगी, एंजॉय करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जीऊंगी। ऐसा कहकर टीना परी को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी राजमहल चली जाती है। टीना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जो भी कोई उसे एक बार देख रहा था, बार बार देखना चाह रहा था। कुछ देर बाद रानी सुमित्रा देवी अनाउंसमेंट करती हैं, आप सभी लोग हैरान होंगे कि हम इतने सालों बाद अपने गांव क्यों वापस आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपने गांव की सुंदर लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं और जिस लड़की की हमें तलाश थी वह हमें मिल चुकी है। हम वह जो व्हाइट फ्रॉक में सबसे सुंदर लड़की खड़ी है उसी से अपने बेटे राजकुमार सम्राट की शादी करवाना चाहते हैं। व्हाइट फ्रॉक में सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि टीना ही थी। यह सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ समय बाद मीना और उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि टीना ही है। कावेरी तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मीना अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो जाती है और वह टीना से कहती है, तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, काली कलूटी थी, अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई, मुझे नहीं बताएगी? मीना, क्योंकि मेरे पास जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक है जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अरे वाह, जब ये काली कलूटी बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होगा और फिर राजकुमार सम्राट से तो मेरी ही शादी होगी, इस काली कलूटी की नहीं। घर जाते ही तुरंत जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक लगा लूंगी, फिर देखना टीना की बच्ची तो कैसे करती है राजकुमार सम्राट से शादी। ऐसा सोचकर मीना अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और घर जाने के बाद तुरंत टीना के पर्स से जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक निकालती है और लगा लेती है। मीना को नहीं पता था कि जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक किस तरह से लगाई जाती है, इसलिए वह गलत तरीके से लगा लेती है और उसको उसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उसे लगाते ही मीना बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर मीना बहुत फूट फूट कर रोती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मीना ऐसे ही बदसूरत रहती है और टीना की कुछ समय बाद राजकुमार सम्राट से शादी हो जाती है और वह उसके साथ विदेश वापस चली जाती है और वहां जाकर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। इसी तरह टीना के अच्छे स्वभाव की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई, और वहीं दूसरी तरफ मीना के बुरे स्वभाव, घमंड और लालच की वजह से उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। बहुत समय पहले की बात है, किसी राजमहल में एक राजा की 2 पत्नी थी। एक का नाम सुलेखा तो दूसरी का नाम सुमित्रा था। राजमहल में खुशियों का माहौल था, ढोल ताशे बज रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, क्योंकि राजा की दोनों पत्नी माँ बनने वाली थी। कुछ समय बाद राजा के पास दासी आती है और वह राजा को खुशखबरी सुनाती है, राजा जी बहुत बहुत बधाई हो, आपके यहाँ एक नहीं 2 राजकुमारियों ने जन्म लिया है। लेकिन रानी सुमित्रा की तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है, वह आपको अपने पास बुला रही हैं।
राजा प्रताप सिंह तुरंत अपनी पत्नी रानी सुमित्रा के पास जाते हैं। तभी रानी सुमित्रा राजा प्रताप सिंह से कहती हैं, आप चाहते थे ना कि आपके घर प्यारी सी शहजादी जन्म ले, तो ये लीजिए, मैं आपको अपनी अमानत सौंप रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी की देख रेख कर पाऊंगी। मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन आप मेरी बेटी को बिल्कुल भी माँ की कमी महसूस मत होने देना। इतना कहते ही रानी सुमित्रा हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। यह देखकर राजा प्रताप सिंह बहुत रोते हैं और खुशियों के माहौल में एक उदासी सी छा जाती है। राजा प्रताप सिंह अपनी बेटी को लेकर सुलेखा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, रानी सुलेखा, जैसा कि आप जानती हो कि अब रानी सुमित्रा हमारे बीच में नहीं रही। हमें नहीं लगता कि आप रानी सुमित्रा की बेटी को अपनी बेटी से अलग समझेंगी, उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार देंगी। राजा प्रताप सिंह, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे मेरे लिए मेरी बेटी, वैसे ही सुमित्रा दीदी की बेटी भी मेरी ही बेटी है। लाइए, मेरी बेटी को मुझे दे दीजिए, मैं दोनों को बिल्कुल एक समान प्यार करूंगी। चलो, अब हम अपनी दोनों शहजादी बेटियों के नाम तो रख लें। एक का नाम काजल और दूसरी का नाम सपना। कैसा रहेगा? ठीक है ना? सुलेखा अपनी बेटी का नाम काजल और सुमित्रा की बेटी का नाम सपना रखती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुमित्रा की बेटी सपना के ऊपर जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके बाल सोने की तरह चमक रहे थे, आंखें नीली नीली, रंग दूध की तरह सफेद, मानो जैसे किसी परी ने जन्म लिया हो। और दूसरी तरफ वह अपनी बेटी को देखती है तो वह सपना की तरह सुंदर नहीं थी। यह देखकर सुलेखा जल भुनकर राख हो जाती है। अरे देखो तो, उस सुमित्रा की बच्ची की बेटी कितनी ज्यादा सुंदर है। चलो, अच्छा है कि राजा जी और प्रजा ने इस मनहूस को देखा नहीं है। किसी को क्या पता कि सुमित्रा ने कैसी बेटी को जन्म दिया है। मैं मेरी बेटी के सामने इस मनहूस का नाम नहीं होने दूंगी। चारों तरफ बस इसके ही चर्चे होंगे, क्योंकि इसके बाल सोने की तरह चमक रहे हैं। कितनी ज्यादा सुंदर है मेरी बेटी, और इसमें तुलना होगी तो सब तो बस इसी की तो तारीफ करेंगे। नहीं, मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी सुलेखा हूँ। अब देख सपना की बच्ची, मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा सोचकर सुलेखा एक मासूम नवजात बच्ची को बदसूरत करने का प्लान बना लेती है और वह अपनी दोस्त जादूगरनी से जादू टोना करवाकर एक ऐसा केमिकल तैयार करवाती है जिसकी वजह से सपना पूरी तरह से बदसूरत हो जाए, और वह अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाती है। जैसे ही वह उस केमिकल से सपना को नहलाती है तो सपना पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए गंजी हो जाती है और उसका रंग बिल्कुल काला हो जाता है। चेहरे पर निशान भी आ जाते हैं। यह देखकर सुलेखा बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। अब तो बस सब मेरी बेटी को ही सुंदर बताएंगे, इस काली कलूटी को नहीं। इसे तो कोई राजकुमारी भी नहीं समझेगा। इसके बदसूरत होने की वजह से मैंने मेरा काम कर दिया। ऐसा सोचकर सुलेखा बहुत खुश होती है और समय के साथ साथ काजल और सपना बड़ी हो जाती हैं। सपना अपने रंग रूप की वजह से लोगों के बहुत ताने सुनती थी। वह जहाँ भी जाती सब उसके रंग रूप का, गंजे होने का बहुत मजाक उड़ाते थे और उसे राजकुमारी भी नहीं मानते थे। ऐसे ही एक दिन सपना और काजल शॉपिंग करने जा रही थी कि तभी रास्ते में कुछ लड़कियां सपना का बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे अरे, देखो देखो कैसी राजकुमारी है, गंजी, टकली, काली कलूटी। ऐसी राजकुमारी तो हमने आज से पहले कहीं नहीं देखी। इतनी बदसूरत राजकुमारी तो सिर्फ एक ही लगती है, वो भी काजल। पता नहीं इतनी बदसूरत लड़की ने राजमहल में कैसे जन्म ले लिया। इसे तो हमें राजकुमारी कहते हुए भी शर्म आती है। गंजी, टकली, काली कलूटी। देखा गंजी, तुझसे मैंने मना किया था कि तू मेरे साथ शॉपिंग करने मत जा, लेकिन तुझे तो मेरी इंसल्ट कराने में बहुत मजा आता है ना। गंजी, काली कलूटी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तेरे लिए शॉपिंग मैं करके लेकर आ जाऊंगी, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरे साथ आना था ना। अब चल, मुझसे थोड़ी दूर दूर चल, तेरा काला साया मुझे भी बदसूरत कर देगा। काजल, मैं गंजी हूँ, काली कलूटी हूँ, बदसूरत हूँ, जैसी भी हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारी बहन ही, और मैं भी राजकुमारी हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इन सबको सजा दिलवा सकती हूँ मेरी इंसल्ट करने के जुल्म में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। लेकिन कम से कम तुम तो मेरे दुख को समझो। मुझे भी बुरा लगता है कि ये जब मुझे काली कलूटी, गंजी, टकली कहती हैं और मुझे राजकुमारी भी नहीं मानती।
अब तो गंजी काली कलूटी बदसूरत है तो तुझे इसी नाम से तो पुकारेंगे। और तू हाँ, राजकुमारी तो कहीं से भी नहीं लगती, राजकुमारी तो सिर्फ मैं ही लगती हूँ। और हाँ, तो मेरी बहन भी नहीं है, तो मेरी सौतेली बहन है। तुझ जैसी बदसूरत मेरी बहन हो भी नहीं सकती। इसी तरह से सब सपना का मजाक उड़ाते थे और सपना बेचारी बहुत रोती थी कि वह इतनी बदसूरत क्यों है। लेकिन बेचारी को कहाँ पता था कि वह बचपन में सुंदर थी। यह सब तो उसकी सौतेली माँ का करा धरा है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सैनिक आता है और वह रानी सुलेखा से कहता है, रानी सुलेखा, मुझे आपको ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है, लेकिन हमारे बीच राजा प्रताप सिंह नहीं रहे। वह शिकार कर कर वापस घर आ रहे थे, तभी उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और वह हमारे बीच नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे पिताजी मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। वो मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। कह दो कि ये झूठ है, मेरे पिताजी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। माँ, यह सैनिक अंकल झूठ बोल रहे हैं ना। पिताजी अभी कुछ देर बाद आएंगे और कहेंगे कि मेरी प्यारी राजकुमारी, चलो आओ घोड़े की सैर करते हैं। ऐसा ही होगा ना माँ? पिताजी हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तेरे इस तरह आंसू बहाने से ना तेरा बाप जिंदा वापस नहीं आ सकता। वह मर गया तो मर गया, मेरे लिए तो अच्छा ही है। जब देखो उनके सामने तो जैसी काली कलूटी गंजी की गुलामी करनी पड़ती थी। गंजी काली बदसूरत, अब मुझे सुकून की सांसें आएंगी। और अगर तेरा रोना धोना खत्म हो गया हो तो चल अपने सुंदर वस्त्र उतार, गहने उतार और दासी के कपड़े पहन। अब मैं सभी नौकरों की छुट्टी कर दूंगी, क्योंकि तू है ना मुफ्त में काम करने के लिए गंजी बदसूरत। ऐसा कहकर सुलेखा बेचारी सपना के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और अत्याचार करती। उससे पूरे राजमहल की सफाई करवाती, बर्तन साफ करवाती, कपड़े धुलवाती और उसे बाहर एक टूटे फूटे स्टोर रूम में रहने के लिए जगह देती और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े और खाने के लिए रूखा सूखा खाना। वह एक राजकुमारी थी। सपना ने आज से पहले कभी कोई काम नहीं किया था, इसलिए इतना सारा काम करने की वजह से उसके हाथों में छाले निकल आते हैं। रूखा सूखा खाने की वजह से वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुलेखा जोर जोर से आवाज लगाकर राजकुमारी सपना को बुलाती है। गंजी काली कलूटी बदसूरत मनहूस कहाँ मर गई? जल्दी आ। धीरे धीरे काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम कर पाती है। मनहूस गंजी काली कलूटी, तुझे आवाज नहीं आ रही? जल्दी मेरे पास आ। अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनकर राजकुमारी सपना दौड़ी दौड़ी आती है। तभी रानी सुलेखा कहती है, टकली बदसूरत, मुझे अच्छी तरह से पता है तो आराम फरमा रही होगी। काम वाम तो तू कोई करती नहीं है। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए पूरे राजमहल को दुल्हन की तरह सजा देना। कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मेरी बेटी ने इस गांव के अच्छे बुटीक पर अपना लहंगा तैयार करवाया है, इसलिए जल्दी से वहाँ से लहंगा लेकर आ और साथ में मेकअप का सारा सामान भी लेकर आ। माँ, शायद आप भूल गयी, कल काजल के साथ मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगी? नहीं नहीं, तो जैसे बदसूरत लड़की का मेरे साथ जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं होगा। आप जा जल्दी से मेरा सारा सामान लेकर आ। मुझे कल के लिए ट्राई करके भी देखना है कि वह लहंगा कैसे आएगा। देखो तो मम्मी, काली कलूटी गंजी कैसे कह रही है मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं होगा, इसका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे हम। सपना रोते हुए अपनी सौतेली बहन के लिए लहंगा और मेकअप का सामान लेने के लिए चली जाती है और वह ये सब लेकर भी आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक कुत्ता मिलता है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। सपना उस जख्मी कुत्ते की बहुत मदद करती है और जैसे ही वह ठीक होता है तो वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाता है और वह सपना से कहती है, मैं परीलोक से पृथ्वी पर घूमने आई थी, लेकिन तभी एक जादूगरनी ने मेरी सारी शक्तियां छीनने के लिए मुझे कुत्ता बना दिया। तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की सिवाय तुम्हारे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? परी जी, सब मेरे रंग रूप का, मेरे गंजे होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं। टकली, काली कलूटी, पता नहीं मुझे किस किस नाम से पुकारते हैं। मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी मुझे मेरे रंग रूप की वजह से बहुत परेशान करती हैं। कहने के लिए मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन मेरे साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव करती हैं। लेकिन
मुझे तो तुम कहीं से भी बदसूरत नजर नहीं आ रही। तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। तुम्हारे बाल सोने की तरह चमक रहे हैं और तुम्हारा रंग दूध की तरह सफेद है। तुम किसी परी से कम नहीं लग रही। मैं अभी अपनी जादू छड़ी से देखती हूँ, आखिर माजरा क्या है। ऐसा कहकर परी जैसे ही अपनी जादू छड़ी घुमाकर देखती है तो उसे सब समझ आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ ने बचपन में उसके साथ क्या क्या किया था। तभी परी सपना को सारी सच्चाई बता देती है और उससे कहती है, सपना, तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत दुष्ट है। तुम्हारे ऊपर एक दुष्ट जादूगरनी से केमिकल बनवाकर तुम्हारे साथ ऐसा किया है और यह जादू टोना तुम्हारे ऊपर से तभी गायब होगा जब तुम मेरा जादुई पाउडर और मेरी जादुई कंघी इस्तेमाल करोगी। आओ मेरे साथ परीलोक चलो, और कल तो तुम्हारा जन्मदिन भी है। परीलोक में हम सब परियों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर परी सपना को अपने साथ परीलोक ले जाती है और वहां जाकर अपना जादुई पाउडर सपना को लगाती है और वह पहले की तरह जैसे बचपन में सुंदर थी वैसी हो जाती है। और उसके बाद परी अपनी जादुई कंघी जैसे ही सपना को करती है तो उसके बाल बचपन की तरह सुनहरी हो जाते हैं। खुद को आईने में देखकर सपना बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है। और अगले दिन सुनैना परी सब परियों के साथ सपना का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। तभी सपना सुनैना परी से कहती है, सपना परी, तुमने मुझे मेरी सुंदरता लौटा दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से बनाने के लिए आप सभी परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे मेरे घर वापस जाना चाहिए। लेकिन सुनैना परी, मैं अपनी सौतेली माँ को सजा दिलवाना चाहती हूँ जो उन्होंने मेरे साथ बचपन में किया। उन्होंने मेरा पूरा बचपन खराब कर दिया। उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। क्यों नहीं, जरूर, ऐसी दुष्ट औरत को तो सजा मिलनी ही चाहिए। यह लो मेरा जादुई पाउडर और जादुई कंघी। जिस तरह से जादुई पाउडर और जादुई कंघी ने तुम्हें सुंदरता दी, इसी तरह से यह उस दुष्ट औरत की बेटी की सारी सुंदरता छीन लेगी। सपना खुशी खुशी जादुई पाउडर और जादुई कंघी लेकर पृथ्वी पर आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ सुलेखा और काजल गुस्से में लाल पीली होकर बैठी थी। और जैसे ही सपना घर जाती है तो दोनों माँ बेटी उसे देखकर चौंक जाती हैं। तभी सुलेखा मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस बचपन की तरह सुंदर कैसे हो गई। इसे तो मैंने खतरनाक वाले जादू टोना से बदसूरत बनाया था। वह जादू टोना इतनी आसानी से नष्ट नहीं होने वाला था, फिर ये कैसे हो गया। तू कल से कहाँ गायब थी और तू अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई। तू तो पूरी तरह से गंजी थी, काली कलूटी बदसूरत थी। माँ और काजल, आपको पता है मुझे एक परी मिली थी और वह मुझे परीलोक ले गई और उन्होंने मुझे जादुई पाउडर और जादुई कंघी दी जिसकी मदद से मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। और उन्होंने मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया और कहा कि इस जादुई पाउडर और जादुई कंघी को जो भी सुंदर इंसान इस्तेमाल करेगा वह इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान होगा। यह सुनकर काजल खुशी के मारे नाचने लगती है और वह उससे जादुई पाउडर और जादुई कंघी छीनकर जैसे ही इस्तेमाल करती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। यह देखकर सुलेखा आग बबूला हो जाती है और जैसे ही सपना को मारने के लिए हाथ उठाती है तो सपना अपनी सौतेली माँ को धक्का देकर बहुत दूर गिरा देती है और उनसे कहती है, अपनी बेटी को बदसूरत देखकर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है और आपने तो मुझे जानबूझकर बदसूरत किया, मेरी सारी सुंदरता छीन ली ताकि कोई मुझे सुंदर न कहे। आपकी जलन की वजह से मेरा पूरा बचपन खराब हो गया। लोगों के ताने सुन सुनकर मुझे कितना दुख होता था। ऐसा दिल चाहता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, लेकिन अभी भी ये तुम्हारी सजा नहीं है। तुम्हारी बेटी इसी तरह बदसूरत रहेगी और तुम्हें काल कोठरी की सजा होगी और ये फैसला कल पूरी प्रजा के सामने होगा। जब लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वो भी यही चाहेंगे। ऐसा कहकर सपना अगले दिन गांव के सभी लोगों को राजमहल में बुलाती है और अपनी सौतेली माँ की सारी सच्चाई उन्हें बताती है। तो गांव के सभी लोग भी सुलेखा को काल कोठरी की सजा सुनाने के लिए कहते हैं और सुलेखा को काल कोठरी की सजा हो जाती है और काजल इसी तरह बदसूरत रहती है। इस तरह दोनों माँ बेटी को उनके किए की सजा मिल जाती है और सपना राजकुमारी बनकर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।